तो ये वन शॉट आपके लिए कंप्लीट, जैसे आपको एक नॉर्मल क्लास में पढ़ाया जाता है ठीक वैसे ही ये वन शॉट आपके लिए नॉर्मल क्लास होगा। और उसी तरीके से जितना आप नॉर्मल क्लास में चीज़ों को जितने आसानी से आप चीज़ों को सीख पाते हैं, ठीक इस वन शॉट में आप इस चैप्टर को उतनी आसान तरीकों से सीख पाइएगा। हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक्स। तो आज के इस वन शॉट में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई के बारे में। जी हाँ, जो क्लास 10th के साइंस का सबसे, फिजिक्स का सबसे छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है, और इस चैप्टर को वन शॉट के थ्रू भी कंप्लीट किया जा सकता है। तो ये वन शॉट आपके लिए कंप्लीट, जैसे आपको एक नॉर्मल क्लास में पढ़ाया जाता है ठीक वैसे ही ये वन शॉट आपके लिए नॉर्मल क्लास होगा। और उसी तरीके से जितना आप नॉर्मल क्लास में चीज़ों को जितने आसानी से आप चीज़ों को सीख पाते हैं, ठीक इस वन शॉट में आप इस चैप्टर को उतनी आसान तरीकों से सीख पाइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन आई, अ कलरफुल वर्ल्ड। आपको पता है इस संसार को देखने के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजों की जरूरत है, एक तो है लाइट और दूसरा है ह्यूमन आई। एंड तीसरी कंडीशंस भी है जो कि हमारे दूरी पे डिपेंड करता है। तो चलिए इस चैप्टर में हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या हम कवर करेंगे, तो पहला हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे। देन व्हाट आर द डिफेक्ट इन ह्यूमन आई एंड करेक्शन, इंसान की आंखों में क्या क्या डिफेक्ट आता है और उसको ठीक कैसे किया जा सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देन हम इसमें पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में, एंड देन रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ेंगे। देन डिस्पर्सन, स्पेक्ट्रम एंड रेनबो फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत सारे पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन इसमें हम देखने वाले हैं। तो हर लेक्चर से पहले मैंने बोला है कि बिलीव मी, इस लेक्चर के बाद तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। दिस इज मोर देन एनफ टू अचीव योर गोल। रटवाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा। पेशेंस रखना, थक जाओ ब्रेक लो फिर पढ़ो। जी हाँ, थकिए, ब्रेक लीजिए, फिर पढ़िए, क्योंकि आपके पास अब टाइम नहीं है। लास्ट के 2 महीने बचे हैं, अच्छे से तैयारी करिए। ह्यूमन आई, व्हाट इज ह्यूमन आई? सो ह्यूमन आई को डिफाइन किया गया है कि वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव एंड इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है ना, एनेबल अस टू सी वर्ल्ड एंड परसीव कलर्स। ये हमें वर्ल्ड देखने में और कलर्स को पहचानने में मदद करता है। एडवांटेज ऑफ आईज, सो इट गिव अस अ वाइडर फील्ड व्यू, एंड सेकेंड इट प्रोवाइड्स 3 डायमेंशनल व्यू। हमारा जो आंख है, एक तो बहुत ही ज्यादा दूर विजन हम देख सकते हैं। अभी हम यहां से ये इस एंगल पे ये जो फील्ड ऑफ व्यू है ये वाइडर देता है हमें देखने के लिए। और दूसरी बात कि ये प्रोवाइड करता है 3 डायमेंशनल व्यू, मतलब एक साथ हम पूरे इधर ऊपर नीचे सामने तीनों डायरेक्शन में देख सकते हैं। सो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, देखो बेटा जरा ध्यान समझते हैं। ये जो सबसे व्हाइट वाला पार्ट होता है, ये व्हाइट वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया के जस्ट पीछे होता है आपका एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर मतलब यहां पे लिक्विड होता है, इस वाले पार्ट में लिक्विड होता है। इसको मैं ब्लैक कलर से जरा इंडिकेट करता हूं, नहीं येलो कलर से इंडिकेट करता हूं। देखो ये वाला जो ऊपर वाला लेयर, इसको बोलते हैं कॉर्निया। इसके जस्ट पीछे, और ये जो है ये मसल्स रेड वाला जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग सिलियरी मसल्स। इसको बोलते हैं हम लोग सिलियरी मसल्स। इसके पीछे वाले को जो कॉन्टैक्ट करता है लेंस को, इसको बोलते हैं सिलियरी मसल। ठीक है, उसके ये जो ओपनिंग जो दिख रहा है, ये जो ओपनिंग दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल के जस्ट पीछे आपका होता है लेंस। ह्यूमन आई का जो लेंस है आंख में, वो लेंस है। एंड उसके जो ये जो आप पूरा कलर ये देख रहे हो ना, पिंक कलर का ये वाला है, इसके अंदर जो लिक्विड होता है इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ठीक है, और विट्रस ह्यूमर के पीछे ये जो आप देख रहे हो, ये ब्लू पार्ट है, इसको बोलते हैं सिलेरा। और सिलेरा की ये जो आप यहां देख रहे हो, यहां पे ये वाला पोर्शन, ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा पोर्शन होता है दैट इज रेटिना। रेटिना क्या करता है, मैं अभी सब स्ट्रक्चर से ही आपको समझा दूंगा सब कुछ। एंड देन यहां पे आपका रेटिना पे ही दो तरह के सेल्स होते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग रॉड्स एंड कोन्स। रॉड एंड कोन। रॉड जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए यूज होता है, और कोन जो होता है वो लाइट के कलर्स को बताता है। और एक और चीज यही बता दूं
कि नंबर ऑफ कोन्स इन गर्ल्स या वुमेन आई इज मोर देन नंबर ऑफ कोन्स इन बॉयज और मेन आई। इसीलिए लड़कियों को ज्यादा कलर डिफ्रेंशिएट वो कर पाती हैं। और उसके जस्ट बगल में यहां पे एक नर्व होता है, इसी को बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, जो कि यहां से जो भी सिग्नल्स होते हैं, जो भी यहां पे इमेज बनता है, ये सिग्नल्स के थ्रू ब्रेन को ये अपने थ्रू ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं और ब्रेन फिर क्या करता है, आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे जो भी रेटिना पे फिगर बनता है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। देन ब्रेन को सिग्नल जाता है ऑप्टिक नर्व के थ्रू और ब्रेन फिर उसको क्या करता है, उस इमेज को सीधा करके ये बताता है कि हाँ सामने मेरे कौन है, सामने मेरे फोन है या ये बच्चे बैठे हुए हैं, उनको हमारा ब्रेन डिफरेंशिएट करके बताता है। ठीक है, सो इस वाले पार्ट ऑफ ह्यूमन आई में आपको सबके बारे में लिखा हुआ है, कॉर्निया क्या है, एक्वस ह्यूमर क्या है, देन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, देन आपको देखना है, देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्यूपिल क्या है, लेंस क्या है, एक्वस ह्यूमर क्या है, कॉर्निया क्या है, आइरिस क्या है, आईलिड क्या होता है, देन सस्पेंसरी लिगामेंट क्या होता है, कोरोइड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सेलेरा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देन आपके लिए ऑप्टिक नर्व इंपॉर्टेंट है। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, रेटिना के जस्ट नीचे एक स्पॉट होता है जहां पे कोई भी इमेज बनेगा तो उस कोई भी रे का अगर वहां पे जाकर के रेज जाकर के वहां पे मीट करती हैं तो वो इमेज फॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं जा पाता है। वहां पे एक स्पॉट होता है जहां पे कोई इमेज बनेगा नहीं, स्क्रीन ही नहीं है वहां पे, तो उसी को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। देन रेटिना क्या है, रेटिना के बारे में ए विट्रस ह्यूमर इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिलियरी मसल इंपॉर्टेंट, सिलियरी मसल क्या करता है, चेंज द शेप ऑफ लेंस व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट, है ना, तो वो लेंस के शेप को क्या करता है, चेंज करने में मदद करता है। अच्छा, आईलिड क्या होता है, आईलिड जो हमारे ये होता है, आईलिड जो हमारे आंख को प्रोटेक्ट करता है फिजिकल हार्म से, है ना। कॉर्निया क्या है, तो क्लियर एरिया ऑफ सेलेरा विच हेल्प टू बेंड लाइट इनटू द कॉर्निया, है ना। तो ये यहाँ पे ये जो स्पॉट है ये क्या करता है, ये पूरे लाइट को बेंड करने में मदद करता है हमारी, ताकि वो सीधे जाकर के ये जो स्पेस देख रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं प्यूपिल, ये जो ओपनिंग है, और इस ओपनिंग में जाने में मदद करता है, उसको बेंड करा करके। देन वो लेंस से जाकर के यहाँ से रे ऐसे जाएगी, रे गई, और देन रे क्या करेगी, यहाँ से जाकर के ऐसे थोड़ी सी बेंड हो जाएगी और जाकर के रेटिना पे मीट कर जाएगी, और इस तरीके से आपका इमेज फॉर्मेशन होता है रेटिना पे। तो स्टेट द फंक्शन ऑफ कॉर्निया, आइरिस, कॉर्निया, आइरिस, सिलियरी मसल एंड रेटिना। इन सबको पिछले स्लाइड्स में पूरा लिखा गया अच्छे से, इन सबको आप पढ़ के आइए एंड देन इसका आंसर आप खुद से लिखिएगा। दिस इज फॉर योर सेल्फ वर्क, ठीक है। सो क्वेश्चन है, अ पर्सन गेट आउट इन द सनलाइट फ्रॉम अ डार्क रूम। एक आदमी डार्क रूम से सनलाइट में अचानक आता है। हाउ डज हिज प्यूपिल रेगुलेट एंड कंट्रोल द लाइट एंटरिंग द आई। तो देखो, जब हम अचानक अंधेरे रूम से अगर ब्राइट में आते हैं तो नाउ आवर प्यूपिल विल कॉन्ट्रैक्ट, छोटा हो जाता है और वो कम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को अंदर जाने देता है, क्योंकि अचानक बहुत ज्यादा अगर लाइट हमारे रेटिना पे पड़ जाए तो हमारा आंख खराब हो सकता है। तो the size of pupil will decrease and less light will enter the human eye, है ना। तो योर ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। बाकी ऑप्शन भी मैं बता दूं, द साइज ऑफ पीपल विल डिक्रीज एंड मोर लाइट विल। देखो, पीपल का साइज छोटा होगा तो लाइट कम जाएगी, तो ये ज्यादा लाइट बोला, तो गलत है। देखो, द साइज ऑफ प्यूपिल विल रिमेन द सेम, पॉसिबल ही नहीं है, प्यूपिल का साइज बड़ा छोटा होते रहता है अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर लाइट ज्यादा है तो प्यूपिल तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लाइट कम है तो प्यूपिल तुम्हारा एक्सपैंड कर जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पावर ऑफ एकोमोडेशन, देखो, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इज फोकल लेंथ एज डिस्टेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई, लेंस की कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है कि वो अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं, एंड दैट इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन। व्हाट इज नियर पॉइंट?
नियर पॉइंट का मतलब होता है कि वो मिनिमम से मिनिमम दूरी, जैसे ह्यूमन आई पढ़ने के लिए 25 सेंटीमीटर बनाया गया है, तो 25 सेंटीमीटर के पहले अगर आप करते हो तो यो आपकी आंखों पे क्या पड़ता है, एक स्ट्रेस पड़ता है, योर आई, वो आंख तुम्हारे उस पे बोल लोगे कि एक तरीके से मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है और आंख खराब हो सकता है। तो एक मिनिमम दूरी है, दैट इज नोन एज नियर पॉइंट। तो इसमें जो जो पॉइंट लिखा आपको ध्यान है, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब आंखों पे ज्यादा असर ना पड़े, इज कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ द आई। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन द नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर। ये आपको ध्यान में रखना है कि 25 सेंटीमीटर हमारा मिनिमम दूरी है, उससे पीछे आएंगे तो आप पे आंख पे स्ट्रेन पड़ेगा। बिलो दिस डिस्टेंस द इमेज अपीयर ब्लरी, है ना। और अगर ब्लरी नहीं भी तुम बोलते हो कि नहीं नहीं सर बहुत अच्छा है, तो तुम्हारे आंख पे असर पड़ेगा और आपकी आंख खराब होती है, ऐसा मत करना। एंड कॉजेज द आई स्ट्रेन एज द लेंस कैन नॉट डिक्रीज इट्स फोकल लेंथ फर्दर। क्योंकि उससे ज्यादा पीछे जाओगे तो लेंस अपना फोकल लेंथ डिक्रीज नहीं कर पाएगा, एंड दैट विल हैम्पर योर आई। फार पॉइंट क्या भाई कि एक, अच्छा फार पॉइंट का मतलब है कि एक पॉइंट के बाद कोई भी चीज ब्लर होने लगता है। द फारेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड फार पॉइंट ऑफ द आई, ठीक है। फॉर अ नॉर्मल आई द फार पॉइंट इज इन्फिनिटी। नॉर्मली जो हमारा नॉर्मल आई है, हम सूरज चांद सब कुछ देख पा रहे हैं, तारे इतने दूर दूर होते हैं उनको भी देख पाते हैं, तो दैट इज द नॉर्मल आई। उसका फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी। द आई कैन सी ऑल द ऑब्जेक्ट क्लियरली बिटवीन नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी। 25 सेंटीमीटर से लेकर के और इन्फिनिटी तक के बीच की दूरी को ह्यूमन आई बहुत इजी तरीकों से देख पाता है। द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई इज, योर ऑप्शन इज करेक्ट, 25 सेंटीमीटर। ये ऑलरेडी आपको बताया गया है। नाउ डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। अब हम बात करने वाले हैं कि डिफेक्ट ऑफ विजन, कितने तरह का विजन डिफेक्ट होता है उनके बारे में, एंड देन हम पढ़ेंगे क्या कि उनके करेक्शन, उसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है। सो पहला है मायोपिया। मायोपिया जिसको हम लोग बोलते हैं नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस का मतलब होता है जो पास की चीज को तो क्लियरली देख ले, बस दूर की चीज को देखने में उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो। इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन ह्यूमन आई ड्यू टू विच अ पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट ही कैनॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। दूर की चीज को देखने में उससे प्रॉब्लम होती है। द इमेज फॉर्म्स बिफोर द रेटिना। और इस केस में देखो, जैसे ये आपका आई लेंस हुआ, ये आपका मान लेते हैं हम ऐसे आंख में बना लेता हूं, ये आपका ऐसे ऐसे, अब क्या हुआ, दूर वाली लाइट आ रही है एंड जो आपका इमेज फॉर्मेशन है वो रेटिना पे ना फॉर्म होकर के क्या होता है, उससे पहले ही फॉर्म हो जाए, ऐसे जाकर के फॉर्म हो जाए। तो ये आपका रेटिना वाला पार्ट ये रहा, ऐसे बना देता हूं, एक मिनट, ये रहा आपका ऐसे रेटिना। अब यहां बनना था, ये बना दिया यहीं, तो जाहिर सी बात है कि इसको, अच्छा इसमें लॉन्ग मतलब जो दूर वाला पॉइंट है वो देखने में प्रॉब्लम होती है, तो इसको कैसे हम यहां तक पहुंचा सकते हैं और ये होता क्यों है। तो मायोपिया इज ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आईलेंस। ये आपको याद करना है, ये सब इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर रहा हूं। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आईलेंस एंड सेकेंड इलोंगेशन ऑफ आईबॉल। आईबॉल की इलोंगेशन से भी आपको मायोपिया हो जाता है। करेक्टनेस क्या है भाई, तो देखो जब ये पास ये रे क्या हो रही है, यहां पे कन्वर्ज हो जा रही है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम इसके आगे एक डाइवर्जिंग लेंस लगा दें, डाइवर्जिंग लेंस लगा दें, दिस इज योर लेंस, और ये आपका रेटिना वाला पार्ट हो गया। अब ये क्या होगा, जो रेज ऐसे आ रही हैं वो हल्की से ऐसे डाइवर्ज होकर यहां चली जाएंगी, रेज आई वो हल्की से डाइवर्ज होकर यहां चली गई, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, अब ये जब रेज थोड़ी सी डाइवर्ज हुई तो अब ये यहां से कुछ दूर जाके ऐसे मिलते हुए नजर आएगी और ये जाकर एग्जैक्टली रेटिना पे मिट कर जाएगी। तो इस तरीके से हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, बाय यूजिंग, करेक्टनेस के लिए क्या बोलेंगे, बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। हम कॉनकेव लेंस का यूज करके और मायोपिया को ठीक कर सकते हैं। तो मायोपिया इज करेक्टेड यूजिंग अ कॉनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। इट स्प्रेड्स आउट
incoming light rays so that they focus directly on retina, allowing the person to see distant object clearly. तो इसमें सारी बातें लिखी हुई हैं और इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसके लिए ये स्लाइड्स आपको रेफर करना है। ये स्लाइड्स अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना आप ले लीजिए, ठीक है। मायोपिया देखो यहाँ पे फोकस ऑफ द रेटिना, नॉर्मली क्या हुआ पहले ही कन्वर्ज कर दिया, जहां बनना था इमेज यहाँ पे बनना, इमेज यहाँ बन नहीं रहा रेटिना पे, उसके लिए कॉन्केव लेंस लगाएंगे। थोड़ा सा ये क्या किया, लाइट रे को थोड़ा सा ये इधर बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में डाइवर्ज किया, देन यहाँ से जाकर क्या बना, रेटिना पे बन गया। तो ये करेक्टेड आई मायोपिया आई हो गया, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस मतलब दूर की चीज तो देख पा रहा है, पास की चीज को बंदा देख ही नहीं पा रहा है। तो उसमें क्या होगा, इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन द ह्यूमन आई ड्यू टू विच अ पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्ली बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, पास की वस्तु को देख ही नहीं पा रहा है। इट हैपेंस ड्यू टू, क्यों होता है, डिक्रीज इन द पावर ऑफ आई लेंस, आई लेंस के पावर में डिक्रीज होना मतलब इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बढ़ जाएगा, यानी पावर आपका क्या हो गया, आपको मालूम है कि पावर पढ़ा था आपने पहले भी 1/f होता है, तो ये फोकल लेंथ इंक्रीजेस देन पावर विल डिक्रीज, है ना। एंड शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, उसमें इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, इसमें आई बॉल छोटा हो जाता है आपका। करेक्टनेस के लिए क्या करोगे, नॉर्मली इसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, जो दूर जाके रेटिना से दूर पीछे जा रहा है, आगे वाले स्लाइड में है, उसको हम लोग कन्वर्ज कराएंगे पहले ही। तो hypermetropia is corrected using a convex lens converging lens. It bends the incoming ray inward so the focus on the retina, allowing the clear vision for nearby object, है ना। तो थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये लाइट फ्रॉम क्लोज ऑब्जेक्ट आ रहा है और ये क्या हुआ, दूर जाके पीछे बन गया। तो बनना था यहाँ पे और बना कहाँ, पीछे। तो जाहिर सी बात है कि इसको मेरे को यहाँ लाना हो, इसको शिफ्ट करना है पीछे। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले ही हम लोग एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिए यहाँ पे। अब ये क्या किया, थोड़ा सा इसको कन्वर्ज करा दिया, कन्वर्ज कराने के बाद ये तो कन्वर्ज कर कहाँ बन गया, रेटिना पे। तो बाय दिस वे वी कैन करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में किसको यूज करेंगे, कॉन्वेक्स का, मायोपिया में किसको यूज करेंगे, कॉनकेव का। क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम इफ ये यूजेस कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस कौन यूज किया, कन्वर्जिंग वाला कौन यूज किया, फिर से मैं पूछ रहा हूं, तो वो कौन करता है, हाइपरमेट्रोपिया वाला, हाइपरमेट्रोपिया, है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, है ना, जो दूर की वस्तु को देख ले, पास वाले को ना देख पाए। कॉन्वेक्स मतलब कन्वर्जिंग का यूज कर रहे हैं। इन हिज स्पेक्टिकल्स फॉर द करेक्टनेस ऑफ हिज विजन, तो आपने बता दिया डिफेक्ट, इफ द पावर ऑफ लेंस इज जितना, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो पावर आपको दिया हुआ P बराबर क्या होता है, 1/f, यानी f बराबर क्या हो जाएगा, 1/p, यानी 1/0.5, इसको क्या बोल सकते हैं, 10/5 कट के कितना हो जाए, 2 मीटर। तो फोकल लेंथ आपको पता चल गया क्या, 2 मीटर, दिस इज रिक्वायर्ड। तो ऐसी क्वेश्चन इसमें आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, Soumya is unable to read a book properly and feels the need to keep them far to see clearly. अब देखो पास की चीज नहीं देख पा रही तो उसको दूर कर रही है, तो दूर कब करेगी, दूर किस केस में करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया में या मेट्रोपिया में, हाइपरमेट्रोपिया में ना, ओके। और फिर बोलती है हर डॉक्टर recommends convex lenses. So how defect does Soumya have? So Soumya have hypermetropia again. ठीक है, उसके बाद मेंशन टू कॉजेज ऑफ डिफेक्ट, दोनों कॉज ऑफ डिफेक्ट इसका हाइपरमेट्रोपिया का आपको ऑलरेडी बताया गया है। ये दोनों डिफेक्ट्स आपको उठा करके यहां लिख देना है, हाइपरमेट्रोपिया वाला, है ना। क्या, डिक्रीज इन द पावर ऑफ आई एंड शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल्स, ये दोनों उठा करके यहां लिख दीजिए, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज, तो इसमें हम लोग यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और डॉक्टर ने रिकमेंड भी किया हुआ है। और ये आपके PYQ का क्वेश्चन है, ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द करेक्टनेस। तो रे डायग्राम ऑलरेडी आपको इसका हाइपरमेट्रोपिया का बनाया हुआ है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, दिस इज वन शॉट। क्या करेंगे, इस तरीके से आप बना लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस लगा लेंगे, क्योंकि ये दूर जाके करेगा, कन्वर्ज पहले कराना है, कॉन्वेक्स लेंस थोड़ा सा इसको कन्वर्ज किया और फिर ये इसको कन्वर्ज करके एग्जैक्टली रेटिना पे मीट करा देगा।
स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। जरा देखो, ये यहां की वस्तु दूर जाके दिख रहा है, दूर दिखने का मतलब क्या हो गया, इसको कौन सा डिफेक्ट होगा, नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन डिपिक्टेड इन दिस डायग्राम स्टेटिंग द पार्ट ऑफ आई रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडीशन, लिस्ट टू कॉजेज ऑफ दिस डिफेक्ट। ऑलरेडी हमने आपको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों पढ़ा दिया है, मायोपिया है ना, और हाइपरमेट्रोपिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर पूरा का पूरा कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए। और दो अलग अलग डिफेक्ट्स होते हैं ह्यूमन आई में, तो एक होता है आपका प्रेसबायोपिया और एक होता है आपका एस्टिग्मेटिज्म। ये प्रेसबायोपिया एक्चुअली ये होता है ओल्ड एज में, ओल्ड एज मतलब दादा दादी को होता है। ओल्ड एज विजन लॉस, डिफिकल्टी इन सीइंग नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, है ना, ऑफन एक्कम्पेन्ड बाई हाइपरमेट्रोपिया, नियर बाई ऑब्जेक्ट को ये नहीं देख पाते हैं। कॉज क्या इसका, वीक सिलियरी मसल्स का कमजोर हो जाना। उसके बाद डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस के फ्लेक्सिबिलिटी में कमी आ जाना। करेक्टनेस के लिए यूज करते हैं हम लोग बाईफोकल लेंस। बाईफोकल मतलब दोनों इनकी आंखों में लगा रहता है ना। अपर पार्ट कॉनकेव और लोअर पार्ट कॉन्वेक्स, ठीक है। वैसे ही होता है आपका एस्टिग्मेटिज्म, ब्लर्ड और डिस्टॉर्टेड विजन एट ऑल डिस्टेंसेस ड्यू टू एन इरेगुलर कर्व्ड कॉर्निया और लेंस, है ना। तो एस्टिग्मेटिज्म क्या है कि उसको ना सब चीजें ब्लर दिखेंगी, डिस्टॉर्टेड मतलब एग्जैक्टली वो जो ऑब्जेक्ट देख पा रहा होगा वो एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट ब्लर्ड दिखेगा कंप्लीटली, ड्यू टू इरेगुलर कर्व्ड कॉर्निया और लेंस। कॉर्निया का शेप जो होता है वो इरेगुलर होता है इनमें, अनइवन कर्वेचर ऑफ कॉर्निया और लेंस सरफेस। इसके लिए यूज, करेक्टनेस के लिए यूज करते हैं हम लोग सिलिंड्रिकल लेंसेज। आपने देखा होगा अपने दोस्तों को, किसी दोस्त को कि उसकी आंखें लेंस से बहुत छोटी सी नजर आती हैं, वो थिक लेंस का यूज करता है, तो दैट लेंस इज व्हाट, सिलिंड्रिकल लेंस। और उस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, तो एस्टिग्मेटिज्म का प्रॉब्लम है। व्हाई डज विजन क्लाउडी इन ओल्ड एज, तो आप सीधे लिखोगे ड्यू टू इन ओल्ड एज नॉर्मली क्या होता है, प्राइमरीली ड्यू टू कैटरैक्ट्स। कैटरैक्ट्स मतलब क्या होता है, जो प्रोटीन्स होते हैं वो नॉर्मली जो नेचुरल प्रोटीन्स हैं वो लेंस के ब्रेक हो जाते हैं, ब्रेक डाउन एंड क्लम्पिंग टुगेदर, और आपस में जुड़ने लगते हैं, तो दैट इज नोन एज कैटरैक्ट्स। तो वो बुढ़ापे में होता है, आपने देखा होगा थोड़ा व्हाइट व्हाइट तब बूढ़े की आंखों में होने लगता है, उनको ये सारी प्रॉब्लम होने लगती है ओल्ड एज में। Which defect of vision is caused due to uneven curvature of cornea? तो इसमें आंसर है आपका एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। अनइवन कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, देखो अनइवन कर्वेचर ऑफ कॉर्निया किसमें है, एस्टिग्मेटिज्म में होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट। A person cannot clearly see object at a distance more than 40 सेंटीमीटर। एक आदमी 40 सेंटीमीटर ज्यादा की दूरी को ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है। He is advised to use lens of power। तो अब इसमें आप लोग लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f बराबर क्या बोलेंगे, 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ पे देखो v कितना है, 40 से ज्यादा नहीं, तो v कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर माइनस, और u कितना हो जाएगा, तो u हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी, है ना, क्योंकि दूर तक तो हम इन्फिनिटी तक देख पाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/f बराबर माइनस 1/40 माइनस ऑफ माइनस 1/इन्फिनिटी, समथिंग माइनस इन्फिनिटी 0, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, यानी f बराबर आपको मिल जाएगा 40 सेंटीमीटर माइनस का। अब माइनस 40 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हो गया कि इसको किसकी प्रॉब्लम है, -40 कौन से लेंस का होता है, निगेटिव फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। अब आपसे पूछा पावर ऑफ लेंस, तो पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू क्या, P बराबर माइनस 1/f, और अगर सेंटीमीटर हुआ तो -100 माइनस 40, 0 0 कट गया, ये हो गया 5/2, माइनस माइनस गया, माइनस सॉरी ये माइनस में आ जाएगा, -1/f नहीं 1/f, f है आपका निगेटिव में, कट जाएगा 2/5, यानी -2.5 डायोप्टर।
तो इसका पावर आ गया -2.5 डायोप्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन ओल्ड एज person can read a newspaper by keeping it at 80 सेंटीमीटर in front of his eye। अब ओल्ड एज जैसी बोला तो यहां आपको डिफेक्ट पता हो जाते, प्रेस बायोपिया, बायोपिया है ना। व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। तो अब नेचर और पावर के बारे में जैसे ही बात करेगा तो हमको पहले फोकल लेंथ निकाल लेना है। तो फोकल लेंथ के लिए अब देखो ये आपको क्या दे रहा है 80 सेंटीमीटर, यानी मिनिमम दूरी कितनी होती है माइनस का 25 सेंटीमीटर, और v कितना हो जाएगा, b कह रहा -80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/f बराबर क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/u, यानी -1/80 और माइनस ऑफ -1/25 कितना हो गया -1 प्लस ये हो जाएगा 1/25 माइनस 1/80। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 80, यहाँ हो जाएगा 80 माइनस 25। तो आपका आंसर आ जाएगा 8 5 40, 8 दूनी 16, 4000 और ऊपर हो जाएगा 80 में से आप 25 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 55। तो F कितना हो गया, F बराबर हो गया 4000/55 क्या सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में हो जाएगा है ना। और ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है, फोकल लेंथ एक बार देख लीजिए 8 5 40, 0 8 दूनी 16, जो 20, अच्छा ये आपका 2000 होगा, 2000/55। ठीक है, फोकल लेंथ कितना आ गया, पॉजिटिव में आ गया। पॉजिटिव में मतलब नेचर कैसा होगा लेंस का, कॉन्वेक्स या कॉनकेव। इसका जवाब आप दीजिए। पावर के बारे में बात है तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है 1/f, तो 1/f। अब सेंटीमीटर में होता तो 100/f इन सेंटीमीटर, उठा के रख दीजिए तो 100/2000 इंटू 55 क्या डायोप्टर। निगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव, 20 20 काट दिया और ये आपका जो भी होगा आंसर कट पीट के 2 2 नहीं 4, 27 दूनी 54.5 डिवाइडेड बाई 10, यानी हो जाएगा आपका 2.75 डायोप्टर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सो अब बात करेंगे, देखिए आपका ह्यूमन आई और उसका डिफेक्ट हो गया समाप्त। अब बात करेंगे प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म क्या है, तो प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय एटलीस्ट 2 लेटरल सरफेसेस इंक्लाइंड ईच एट एन सर्टेन एंगल। देखो ऐसे होता है प्रिज्म, ये हो गया ऐसे, ठीक है, इसकी जस्ट इसके साथ एक और ऐसे, मतलब ये रेक्टेंगुलर बेस, रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर बेस वाला रेक्टेंगुलर, ये वाला आपका ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर दोनों हो जाता है। ऐसे फ्रंट व्यू देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये है ऐसे, ये रहा आपका, ये है आपका प्रिज्म। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 ट्रायंगुलर बेसेस, ये इधर ट्रायंगल हो जाएगा, एक इधर ऐसे दिखेगा, ठीक है, और ये वाला इसे ऐसे जुड़ जाएगा और ये वाला ऐसे, ठीक है। एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सर्फेसेस, देखो एक रेक्टेंगुलर, एक इधर वाला रेक्टेंगुलर और एक बेस वाला, ये बेस जो है, ठीक है, 3 रेक्टेंगुलर बेसेस होते हैं। तो ये प्रिज्म का डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना है। रिफ्रैक्शन एंड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट थ्रू अ प्रिज्म। एक किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या होगा, जिसमें सिर्फ एक ही कलर का लाइट हो, उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। अच्छा, इसको मैं इसी वाले स्लाइड पे समझा दे रहा हूं, ठीक है। ये आपका प्रिज्म हो गया, ऐसे प्रिज्म को 2D में दिखाते हैं। ये जो एंगल इसको ए से दिखाते हैं, दैट इज ए इज नोन एज प्रिज्म एंगल, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिज्म एंगल, प्रिज्म एंगल। अच्छा, मोनोक्रोमेटिक लाइट का देखो कैसे होगा, कोई लाइट जाए यहां टकराएगी। अब आपको मालूम है कि यहां पे आपको रिफ्रैक्शन ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है पिछले 1 शॉट में, तो उसका भी ध्यान रखना है। अब यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे नॉर्मल बना लो। नॉर्मल जैसे बनाया तो ये जो लाइट है कैसे हो जाएगी, थोड़ी सी बेंडेड टुवर्ड्स नॉर्मल हो गई। फिर यहां पे आप नॉर्मल बना लीजिए और फिर यहां से लाइट रिफ्रैक्टेड अवे फ्रॉम नॉर्मल होकर के चली जाएगी। ये जो एंगल होगा इसको बोलोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां पे पहला रिफ्रैक्शन इसको R1 से दिखाते हैं, ये दूसरा रिफ्रैक्शन R2 से, और यहां जो लाइट निकल के जाती है इसको E से दिखाते हैं, एंड दैट E इज नोन एज इमर्जेंट एंगल। इमर्जेंट
एंगल, ठीक है। सो ये डेविएशन इधर को चला गया, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो यहां पे जो आई होता है और ई होता है, ये दोनों एंगल अलग अलग हो सकते हैं, R1 R2 अलग होता है, ये आपका यहां पे ये क्या है, प्रिज्म एंगल। अब आगे बात करते हैं, द एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट। अच्छा, यहां पे डेविएशन के बारे में बात करते हैं। देखो नॉर्मली क्या हुआ, डेविएशन मैंने पहले भी शायद पढ़ाया था, यहां पे ये जो रे है इसको जाना था इधर और ये चली गई रे इधर, तो यहां पे डेविएशन डेल्टा 1 का आया। ये जो रे है इसको जाना चाहिए था कैसे, ऐसे, और यहाँ पे एक डेविएशन ऐसे देखोगे तो ये वाला डेविएशन यहाँ पे दिख रहा है आपको डेल्टा 2, तो टोटल डेविएशन क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 बराबर टोटल डेविएशन। तो जो लाइट रे में डेविएशन हुआ उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, जितने एंगल से डेविएट करेगी लाइट रे। व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म इट बेंड्स, तो नॉर्मली आप देख रहे हो कैसे बेस की तरफ लाइट झुक जा रही हैं, तो टुवर्ड्स द बेस, द लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द बेस। नाउ डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ प्रिज्म, व्हाट इज डिस्पर्सन, डिस्पर्सन मतलब लाइट्स का टूट जाना, बिखर जाना, है ना। और लाइट बिखर करके जो व्हाइट लाइट होती है वो 7 अलग अलग कलर्स में बढ़ जाती है। द फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कंस्टिट्यूएंट कलर्स when it passes through a prism is called dispersion। dispersion क्या बोलते हैं, when light ray, व्हाइट लाइट जब किसी प्रिज्म से पास करती है, तो आपने देखा कि लाइट रे में क्या हुआ, 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ, तो उस रिफ्रैक्शन की वजह से जो व्हाइट लाइट है वो 7 बैंड्स में, जो अब देखो क्या होगा, प्रिज्म में जाएगा, तो प्रिज्म में लाइट का जो अलग अलग वेवलेंथ के लाइट्स हैं उनका अलग अलग स्पीड होगा, तो अलग अलग स्पीड से जब वो चलना शुरू करेंगी फिर दूसरा रिफ्रैक्शन होगा और अलग अलग, तो लाइट रेज क्या होती हैं, बटने लगती हैं अलग अलग कलर्स में, क्योंकि आपको मालूम है देयर आर 7 मेन कलर्स जिनसे मिलकर के व्हाइट लाइट बना हुआ है, और वो सारे लाइट्स का जब टूट जाते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में, उसी को डिस्पर्सन बोलते हैं। दिस बैंड ऑफ 7 कलर्स सो ऑब्टेन्ड विबग्योर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, और इसी सातों को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। विबग्योर मतलब बी से वॉलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज एंड आर से रेड। अच्छा, सबसे जो ज्यादा वेवलेंथ का लाइट है उसका जो डेविएशन होता है, डेविएशन वो कम होता है, ठीक है। तो रेड लाइट हैज मैक्सिमम वेवलेंथ एंड वॉलेट लाइट हैज मिनिमम वेवलेंथ। Thus, in any medium, red light travels the fastest and deviates the least, while the violet travels the slowest and deviates the most. इसीलिए यहाँ पे जब व्हाइट लाइट टूटा तो वॉयलेट सबसे ज्यादा डेविएट किया और रेड से सबसे कम, तो डेविएशन फ्रॉम लोअर टू अपर चले जाइएगा और बॉटम से टॉप पे जाइएगा तो आपको पूरा विबग्योर लिख दीजिएगा, पूरा का पूरा व्हाइट लाइट का आपको डेविएशन मिलता है। ये हो सकता है आपको बनाने के लिए बोर्ड्स पे मिल जाए। Which color deviates the most and the least in dispersion through a prism and why? तो आपको इसका आंसर खुद से बताइए और मेरे को कमेंट में इसका ऑप्शन बताइए कि क्या होगा, ठीक है। ऑलरेडी इसका आंसर मैंने बता दिया है। A rainbow is natural example of dispersion. It forms in the sky after rainfall when the sun is shining. देखो रेनबो कैसे बनता है, ये हुआ सूर्य और इधर कहीं है ड्रॉपलेट्स, अब यहां और इधर कहीं है बंदा, कोई आदमी जो देख रहा है इधर मुंह करके, इधर को मुंह दिख करके देख रहा है। व्हाइट लाइट आती है, यहां ड्रॉपलेट्स के अंदर रिफ्रैक्शन होगा, देन यहां डिस्पर्सन होगा, यहां डिस्पर्सन के बाद यहां इस वाले पॉइंट पे TIR होता है, फिर ये लाइट यहां पे रिफ्रैक्ट करती है और ऐसे बैंड्स में टूट जाती है, ठीक है। तो इसी फेनोमेनन को बोलते हैं कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट ड्यू टू नेचुरल कॉज, और इसी को हम लोग रेनबो के फॉर्म में आकाश में देखते हैं। तो अगर सूरज इधर है तो रेनबो हमेशा इधर ही दिखता है, अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि व्हाइट लाइट जब जाकर के उसमें टकराएगी, टकरा करके रिफ्लेक्ट होगी, तभी तो हम देख पाएंगे। व्हाइट लाइट अब इधर सूर्य है और ड्रॉपलेट यहीं पे है, तो इसमें टकरा करके उधर जाना हमें दिखेगा ही नहीं। तो इसके लिए अभी एक और क्वेश्चन में बनता है कि व्हाई द रेनबो ऑलवेज फॉर्म्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सन, ऐसा भी क्वेश्चन होता है। क्योंकि जब लाइट जाएगी ड्रॉपलेट में पड़ेगी, ड्रॉपलेट में रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होने के बाद उसमें डिस्पर्सन ऑफ लाइट होगा, लाइट 7 बैंड में टूटेंगे और सातों बैंड फिर से वहां TIR शो करके, ये पूरा की नेचुरल फेनोमेनन होता है। आप बोलोगे TIR क्यों हुआ? अरे उस एंगल पे, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे जाएगा तो TIR होगा, एंड देन वहां से रिवर्ट बैक होकर के जब लाइट वापस आती है तो रेनबो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो रेनबो फॉर्मेशन में 3 चीजें होती है, रिफ्रैक्शन,
डिस्पर्सन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट इंटर्स, डिस्पर्सन इट इनटू 7 कलर्स, इंटरनली रिफ्लेक्ट द लाइट इनसाइड द ड्रॉपलेट्स, इंटरनली रिफ्लेक्ट, है ना, इसी को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं। देन रिफ्रैक्ट अगेन व्हेन लाइट एग्जिस्ट द ड्रॉपलेट। ये चारों स्टेप्स आपको लिखने होंगे और तब जाकर के आपको फुल मार्क्स मिलेगा। देखो यहां पे सनलाइट रे गई, यहां पे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, लिखा हुआ है व्हेन लाइट, व्हाइट लाइट फ्रॉम सन, रिफ्रैक्शन, देन यहां से बैंड टूटा, यहां पे क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे हुआ, देन ये ऐसे मुड़ा और फिर यहां पे क्या हुआ, यहां रिफ्रैक्शन हुआ है, देन ये पूरे के पूरे 7 कलर्स में टूट गए और यहां से हम देख रहे हैं कि हाँ भाई यहां रेनबो फॉर्मेशन हो रहा है। The phenomenon of white light involved in the formation of rainbow in the sky are so refraction, dispersion and total internal reflection. This is your correct answer. Explain the formation of rainbow and explain why rainbow is always formed in the direction opposite to the sun. तो इसका आंसर आप लोग खुद से लिखिए, मैंने बहुत अच्छे से आपको प्रॉपर्ली समझा दिया और इसके बैक साइड में भी इसका आंसर लिखा हुआ है। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको डायग्राम का जरूर यूज करना है, डायग्राम बनाएगा उससे आपको फुल मार्क्स टीचर दे देगा और प्लस स्टेप बाय स्टेप सब कुछ उसको एक्सप्लेन भी करना है। अगेन वही क्वेश्चन है, रे डायग्राम टू शो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, सेम क्वेश्चन, ठीक है, और ये सब PYQ में आया हुआ है, मतलब ये सब क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है, देखो जब भी कोई लाइट आती है ना ऊपर से, मतलब आसमान से, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें डिफरेंट डेंसिटीज है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी वेरी करने लगता है हमारे एटमॉस्फेयर का, जिसकी वजह से व्हाइट लाइट जो आती है वो थोड़ा अपने पास से डेविएट होते हुए आती है एंड दैट इज नोन एज बेंडिंग होता है लाइट में, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक डेविएशन। So it is the bending of light or other electromagnetic wave as they pass through the Earth's atmosphere. It is known as atmospheric refraction. It occurs because atmosphere layer have different optical density, है ना, which is due to variation in the air density with height. तो इसका जवाब आप ऐसे ही लिखिएगा and you will get full marks. क्वेश्चन है why do star twinkles? तो स्टार ट्विंकल्स क्यों करेंगे, देखो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, आप इसको उठा के कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। बट देखो जब स्टार यहाँ से व्हाइट लाइट छोड़ा या कोई भी लाइट छोड़ा, अब यहाँ पे बहुत सारे, देखो बहुत सारे एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, तो लाइट बेंड करेगा। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, बेंडिंग के साथ साथ थोड़ा सा रोटेशन, इसकी वजह से ये जो पोजीशन है थोड़ा पोजीशन में भी कहीं ना कहीं चेंज आता है, तो व्हाइट लाइट पूरा जिगजैग होते हुए आएगा और हमारी आंखों पे पड़ेगा, तो दैट विल कॉज व्हाट, ड्यू टू, यहाँ पे क्या बोलोगे, रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आपको स्टार्स ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं, ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार, ठीक है। तो इसका आंसर आप प्रॉपर यहां से नोट इट डाउन कर लीजिए। ये तो फिगर आपको दिखाया गया था बट यहां शो नहीं हो रहा है। वाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, देखो प्लैनेट ना अर्थ के बहुत पास होता है, तो वो जब पास है तो बहुत ज्यादा उसको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, अच्छा ये छोटा पॉइंट मास की तरह नहीं बिहेव करेगा, बड़े बॉडी की तरह बिहेव करता है। तो यहां लिखा हुआ है द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ, they appear as extended source, not point source. Each planet act like a group of many tiny point sources. Atmospheric refraction affects each point slightly differently, but their light averages out. वो थोड़ा करता भी होगा तो बट वो एवरेज होकर के लगता है कि नहीं भाई स्टेबल है, ट्विंकल नहीं कर रहा है। So the overall brightness remains the stable and the planet appears to shine steadily and do not twinkle. ठीक है। The sun is visible to us about 2 minutes before, अच्छा ये भी क्वेश्चन पड़ा कि एडवांस सनसेट एंड डिले सनसेट वाला, तो देखो नॉर्मली क्या होता है ना, मान लो ये आपका अर्थ सरफेस है, ठीक है, सूर्य कहीं यहां पे निकल रहा है और तुम कहीं यहां पे हो, ये तुम आदमी हो। अब यहां क्या होगा कि देखो जब ये व्हाइट लाइट ऐसे आई तो अब यहां पे नॉर्मली क्या है कि ये डेंसर मीडियम हो जाएगा, इधर डेंसर इधर एयर, तो लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स दी नॉर्मल, ऐसे बेंड हो जाएगी लाइट रे, ऐसे बेंड हो जाएगी, और बेंड होगी तो पहले ही हमारी आंखों पे आ जाएगी, जबकि सो जाना ऐसे था, चलिए ऐसे ड्यू टू रिफ्रैक्शन। इसीलिए सनसेट और सनशाइन जो होता है उस टाइम पे 2 मिनट पहले हमें सनसेट सनराइज भी दिख जाता है और सनसेट भी 2 मिनट बाद तक दिखते रहता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का स्कैटरिंग क्यों होता है,
ड्यू टू टाइनी पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में है जिससे लाइट टकराती है एंड लाइट फैल जाती है, दैट इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। व्हाई डज द स्काई अपीयर्स ब्लू एट डे नाइट, है ना। ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, ये सब पूछा जाता है 5 नंबर 3 नंबर में 2 नंबर में जो भी आएगा पूछ देगा तो आपको बताना ही होगा। नॉर्मली क्या होता है कि जो ब्लू लाइट होते हैं वो एटमॉस्फेयर में जो छोटे 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 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, फाइन पार्टिकल्स, उनसे वो टकराएगा और वो ज्यादा स्कैटर्ड होता है क्योंकि उसके साइज के कंपेरेटिवली पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में ज्यादा है और उसके वेवलेंथ के पार्टिकल्स जब वो टकराएगा तो स्कैटर्ड ज्यादा होता है कंपेयर टू रेड या अदर कलर। और स्कैटरिंग की वजह से हमें लगता है कि हमारा पूरा का पूरा आसमान कैसा है, ब्लू कलर का है। तो मुझे लगता है ये स्लाइड आपका यहीं पे खत्म हो रहा है। सो इसमें क्या करना है, सिंपल रिवाइज दी नोट्स, ये क्लास नोट्स एनसीईआरटी देख लीजिए और इसमें पीवाईक्यू जो ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको एक बार देख लीजिए, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एक चैप्टर तो है आसान बट आपको देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्यों देखिएगा, क्योंकि उससे आपको आइडिया लग जाए क्वेश्चन किस किस टाइप के आ रहे हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बच्चों। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और आगे भी अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बच्चों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, सी यू।